दोस्तों कुछ दिन पहले टीना दावी ने पूरे देश में टॉप किया आईएएस के एग्जाम में। फिर एक बच्चे ने एक पोस्ट डाली कि उसे प्री में टीना दावी से ज्यादा मार्क्स थे, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाया क्योंकि वो ओपन कैटेगरी से था। ऐसे कई बार बच्चे झगड़ते हैं कि हमें ज्यादा मार्क्स होके भी हमें वो नौकरी नहीं मिली और उस बच्चे को मिल गई क्योंकि वो कोई कैटेगरी से आता था। और मुद्दा बन जाता है रिजर्वेशन का। दोस्तों रिजर्वेशन के नाम पर हर स्टेट में आग लगी हुई है और अभी हाल फिलहाल आग लगी है महाराष्ट्र में जरांगे पाटिल जी, जो कि महाराष्ट्र मराठा आरक्षण को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार हतबल है कि उन्हें आरक्षण नहीं दे पा रही है और जब आरक्षण दे भी रही है तो कोर्ट में नहीं टिक रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और मेरा देश बदल रहा है। तो फिर रिजर्वेशन का क्या, इस पूरी बातों को हम डिटेल में आज के वीडियो में समझने वाले हैं। रिजर्वेशन का वर्तमान क्या है, रिजर्वेशन का इतिहास क्या है, रिजर्वेशन का भविष्य क्या होने वाला है, क्या मराठा लोगों को आरक्षण मिलेगा या अलग अलग राज्यों में जो आरक्षण की डिमांड है उन लोगों को आरक्षण मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों कौन कौन से राज्य में आरक्षण की मांग है, तो हम देख सकते हैं कि राजस्थान में गुर्जर लोग आरक्षण की मांग के लिए बहुत दिनों से अड़े हुए हैं। हरियाणा में जाट लोग आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं, महाराष्ट्र में मराठा लोग आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं, तो गुजरात में पटेल लोग आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन इनके आड़े आ रहा है एक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो फिर क्यों कुछ स्टेट्स में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया हुआ है, ये सवाल का उत्तर भी हमको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि राज्यों की ओर देखा जाए तो मौजूदा व्यवस्था में ज्यादा आरक्षण हरियाणा में दिया जाता है, यहाँ कुल 17% आरक्षण दिया हुआ है। वही झारखंड में लगभग 60% आरक्षण दिया हुआ है दोस्तों। और ये आरक्षण की सीमाएं बिहार में 50% आरक्षण दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में भी 50% आरक्षण है और देखा जाए तो यहां पर आपको उत्तर प्रदेश में भी 50% आरक्षण दिख सकता है। तमिलनाडु में लगभग 60% आरक्षण दिया हुआ है और वहां आरक्षण टिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को रद्द नहीं किया है। तो हमारे जहन में बहुत सारे सवाल बनते हैं, जब इन राज्यों में आरक्षण टिका हुआ है तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण क्यों नहीं टिक रहा है। इन सारे सवालों का उत्तर वीडियो के अंत में आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आरक्षण का इतिहास क्या रहा है। दोस्तों हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा था और हमारा एक ऐसा देश है जो जाति व्यवस्था में पूरे तरीके से बंधा हुआ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन का मीनिंग है एक सरकारी नीति है। ये क्या है, एक सरकारी नीति है जिस सरकारी नीति का लक्ष्य है संवेदनशील और हाशिए पे गए लोगों को प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट देना, मुख्य धारा से जोड़ना। मतलब हम इसको सकारात्मक भेदभाव की संज्ञा दे सकते हैं। आज बच्चे कहते हैं कि संविधान में तो समानता की बात की गई है, तो फिर ये भेदभाव क्यों। तो हम इसे कह सकते हैं ये एक पॉजिटिव भेदभाव हमारे संविधान द्वारा लोगों को दिया गया है। दोस्तों अगर इतिहास में जाते हैं तो भारत में 4 वर्णों की बात की गई है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। और वैश्य और शूद्र को हाशिए पे धकेल दिया गया था, उनके अधिकारों के लिए उनको लड़ना पड़ा। स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिस स्कूल में पढ़ते थे वो कोने में बैठा करते थे और चपरासी नहीं आता था तो उन्हें पानी भी नहीं दिया जाता था। ये स्थिति हमारे देश में पिछड़े वर्ग की थी और इसीलिए हमारे देश में उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। आज लोग विरोध करते हैं रिजर्वेशन का, लेकिन आप इतिहास में जाएंगे तो आपको रिजर्वेशन के महत्व को पहचानने की ताकत मिलेगी। दोस्तों तो रिजर्वेशन क्यों दिया गया, इतिहास क्या है, तो वर्ण व्यवस्था को काउंटर करना था हमें कहीं तो भी और पिछड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना था, क्योंकि भारत का इतिहास जाति व्यवस्था से भरा पड़ा है जहां पर अपने मूल अधिकारों के लिए भी लोगों को झगड़ना पड़ा है। 14 नाम के तालाब पर पानी पीने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को आंदोलन करना पड़ा था दोस्तों। तो इसीलिए जब भारत में जब इतिहास में हम देखते हैं तो बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, बहुत बड़ा भेदभाव था। तो एक्चुअल में जो रिजर्वेशन का मूल विचार है वो कहां से आया, तो वो विचार के लिए मैं 2 व्यक्तियों के नाम आपको बता रहा हूं। एक है विलियम हंटर और एक है ज्योतिराव फुले, ज्योतिबा महात्मा ज्योतिराव फुले। दोस्तों ज्योतिराव फुले को कौन नहीं जानता, इन्होंने जाति कास्टिज्म को हटाने के लिए बहुत प्रयास किए। इनकी किताब है ब्राह्मणांचे कसब, ब्राह्मणों का कसब, ब्राह्मणों का अत्याचार नाम की किताब लिखी है इन्होंने। शेतकऱ्यांचे आसूर, सामाजिक रूप में बहुत काम किया। विलियम हंटर जो कि एक एशियाटिक सोसाइटी उसके सदस्य रह चुके हैं और एक कमेटी के रूप में भारत आए थे। इन लोगों ने सबसे पहले रिजर्वेशन को, आरक्षण को प्रमोट किया और कहा कि भेदभाव जो देश में हो रहा है और जिनके साथ भेदभाव हो रहा है उन लोगों को सपोर्ट देने की जरूरत है। और तब से आरक्षण का मुद्दा बाहर आया। वर्ष था 1882 दोस्तों। 1882 में, इस वर्ष में विलियम हंटर ज्योतिराव फुले द्वारा आरक्षण का मुद्दा सबसे पहले रखा गया
कि जो पिछड़ा वर्ग है उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है, और रिजर्वेशन की जो शुरुआत होती है वो कम्युनल अवार्ड से है। रैमसे मैकडोनाल्ड नाम के व्यक्ति थे दोस्तों। अब ये थे कौन? तो ये थे इंग्लैंड के पीएम थे, पीएम, इंग्लैंड के पीएम। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो 1930 से लेकर 1931 और 32 तक हमारे देश में 3 गोलमेज परिषद हुई। अब जब 32 में जो दूसरी गोलमेज परिषद हुई उसमें क्या हुआ? तो देखिए, रैमसे मैकडोनाल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड दे दिया। किसको दिया? दलितों को दिया। अब यह अवार्ड क्या था दोस्तों? तो यह अवार्ड ऐसा था कि दलितों को स्वतंत्र मतदार संघ दे दिया गया, स्वतंत्र मतदार, भौगोलिक मतदार संघ दे दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि किसी एक क्षेत्र में अगर दलित लोग रहते हैं, समझो इस क्षेत्र में दलित लोग रहते हैं, तो यहां से दलित व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। दूसरी बात, इस दलित व्यक्ति को दलित व्यक्ति ही वोट देंगे, दूसरा व्यक्ति नहीं देगा। मतलब ये कम्युनल अवार्ड इन्होंने दलितों को दिया। तो क्या सिर्फ दलितों को दिया था? नहीं। जब 1909 में इन्होंने मॉर्लेमेंटो सुधारना कायदा लगाया था, तब 1909 में इन्होंने सबसे पहले मुस्लिमों को यह सुविधा दी दोस्तों। मुस्लिमों को, ये देश को तोड़ना चाहते थे, इसलिए मुस्लिमों को स्वतंत्र मतदार संघ दिया गया, सिख लोगों को दिया गया, क्रिश्चियन लोगों को दिया गया। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारना कायदा आया था, तब क्रिश्चियन लोगों को दिया गया। इस प्रकार से इन लोगों ने दिया। और कम्युनल अवार्ड के तहत 1932 में उन लोगों ने दलित लोगों को आरक्षण दे दिया। 1932 का ये कम्युनल अवार्ड है और ये इतिहास में फेमस है दोस्तों। अब क्या? अब दलितों को जो ये कम्युनल अवार्ड दे दिया गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुश हो गए, चलो हमारे दलितों को हमारे अधिकार मिल गए हैं। लेकिन इस बात से नाराज हो गए हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उनका कहना था कि हिंदुओं में से अगर हम दलितों को अलग कर देंगे तो हिंदुओं में बहुत बड़ी फूट पड़ जाएंगी। और इसीलिए उस समय वो पूना के येरवाड़ा जेल में थे और येरवाड़ा जेल में महात्मा गांधी ने अनशन करना शुरू कर दिया। तब मदन मोहन मालवीय जी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के पास गए और उन्हें समझाया कि आप अपने विचारों को, अपने दलितों को जो स्वतंत्र मतदार संघ दिया हुआ है उसे रिटर्न लीजिए। और तब महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी में पूना पैक्ट हुआ, जिसे हम पूना करार के नाम से जानते हैं, 24 सितंबर 1932 को। और इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा रिजर्वेशन की शुरुआत हो गई दोस्तों। इसके द्वारा रिजर्वेशन की शुरुआत हो गई। मतलब ये कि महात्मा गांधी ने कहा कि आप दलितों को हिंदुओं से अलग मत करो, हम आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब विधानसभा और लोकसभा में क्या देंगे? रिजर्वेशन देंगे। और तब से लोकसभा और इसमें विधानसभा में आज एसटी और एसटी को क्या है? रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो रिजर्वेशन की शुरुआत कहां से होती है? 1932 से दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछता है इतिहास में जाकर कि बताओ रिजर्वेशन की शुरुआत कहां से हुई, तो पूना पैक्ट 1932 उसको बता दीजिए। यस। अब देखिए आजादी के बाद क्या हुआ? तो आजादी 1947 में हम आजाद हो गए। अब हम जब आजाद हुए तो आजादी के पहले ही 1946 में हमने संविधान सभा बना दी थी। जो संविधान सभा का काम क्या था? संविधान सभा का काम था देश के लिए संविधान तैयार करना। तो वहां पर बहुत जबरदस्त मुद्दे आए कि हमारे देश की जो जातिगत व्यवस्था है, इस जातिगत व्यवस्था में सामाजिक भेदभाव है, बहुत सारे लोग पिछड़े हैं जिनके मूल अधिकारों के लिए उनको लड़ना पड़ता है। तो उन लोगों को हमें कुछ तो भी अतिरिक्त देना पड़ेगा, उन्हें हमें सपोर्ट देना पड़ेगा, है ना। तो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब जब ये पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया तो संविधान सभा में हमारे जो नीति निर्माता थे, इन लोगों में बहस हो गई कि आरक्षण किस मुद्दे पे दिया जाए? सामाजिक मुद्दे पे दिया जाए, जातिगत मुद्दे पे दिया जाए, या आर्थिक मुद्दे पे दिया जाए? आज भी समाज में इस बात को लेकर बहुत बहस है कि आरक्षण जातिगत मुद्दे पे दिया जाए, सामाजिक मुद्दे पे दिया जाए, या आर्थिक मुद्दे पे दिया जाए। तो कई लोग बोलते हैं आर्थिक मुद्दे पे दिया जाए, जो गरीब है उनको रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन हमारे देश की उस वक्त की स्थिति बहुत खराब थी, जातिगत व्यवस्था अपने चरम पर थी और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना जरूरी था। इसलिए सामाजिक व्यवस्था के आधार पर, जातिगत व्यवस्था नहीं कह रहा हूं मैं, सामाजिक व्यवस्था के आधार पर आरक्षण दिया गया। मतलब समाज में जो लोग पिछड़े हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया। और तीखी बहस के बाद अंततः एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को केंद्र सरकार में, मतलब संविधान ने रिजर्वेशन दिया हुआ था। मतलब जब हमारे देश में रिजर्वेशन की शुरुआत हुई तो सिर्फ 2 कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया हुआ था, एक शेड्यूल कास्ट को दिया हुआ था और एक शेड्यूल ट्राइब को दिया हुआ था दोस्तों। और यह आरक्षण कितना दिया हुआ था? शेड्यूल कास्ट को 15% और शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, मतलब लगभग 7.5% आरक्षण दिया हुआ था। अगर हम इसको प्लस कर ले तो 22.5% आरक्षण हमारे संविधान ने
दो कम्युनिटी को दिया हुआ था। ओके, यहां तक आप समझ चुके होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो वर्तमान व्यवस्था क्या है दोस्तों? वर्तमान व्यवस्था पे तो सारा झगड़ा चल रहा है। तो देखो यहाँ पर आजादी के समय केवल एससी और एसटी के लिए आरक्षण था। अब हुआ क्या कि 1991 में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद आरक्षण के दायरे में ओबीसी को भी शामिल किया गया। मंडल आयोग जो बना था, है ना, मंडल के कमंडल से बोलेंगे हम, है ना, 1978 में, हम आगे में देखेंगे किस प्रकार से मंडल कमीशन की स्थापना की गई। तो 1991 में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया। नरसिम्हा राव सत्ता में थे तब, और वीपी सिंह सत्ता में थे, सॉरी, और उस समय में ओबीसी को आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद अब हमने समझ लिया ओबीसी को आरक्षण है, राइट। अब किसको आरक्षण है? और देखो 2019 में 106वां, है ना, 106वां संविधान संशोधन ये गलत लिखा है यहाँ पर, लागू किया गया और आर्थिक रूप से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण दे दिया गया। अब ये जो 10% का आरक्षण है दोस्तों, ये अतिरिक्त आरक्षण हो चुका है, क्योंकि हमने अभी देखा कि एससी एसटी को कुल मिला के 22.5% का आरक्षण दिया हुआ है। मंडल कमीशन के द्वारा 27% का आरक्षण आपने ओबीसी को दे दिया है। तो अगर हम इसको प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाता है 49.5% आरक्षण तो ऑलरेडी दिया हुआ है। और जब विकर शिक्षण को इसको 10% का आरक्षण दे देते हैं तो हाल फिलहाल हमारा आरक्षण की जो रेंज है वो 59.5 है। तो यहाँ पे सवाल बनता है, तो फिर ये ईडब्ल्यू सेक्शन को जो तुमने आरक्षण दिया, इसका विरोध सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं किया? इसको खत्म क्यों नहीं किया? इन बातों को भी हम समझेंगे, है ना। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। देखिए अब यहाँ 10% आरक्षण की सीमा, या 10% आरक्षण 50% आरक्षण की सीमा के अतिरिक्त दिया गया है। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से अतिरिक्त है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आरक्षण के और एक आरक्षण लागू हुआ 2023 में, एक संविधान संशोधन, यहाँ पे 106 गलत लिखा हुआ है। महिलाओं को विधायिका में आरक्षण दिया हुआ, जो अभी तक लागू नहीं किया गया है। महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है 33%, लेकिन वो लागू नहीं हुआ है ना। ओके, तो अभी क्या स्थिति है? अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट में क्या स्थिति है? तो प्रेजेंट में देख सकते हैं आप, शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% आरक्षण है, ओबीसी को 27% आरक्षण है और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है। ऐसा कुल मिला के 59.5% आरक्षण हमारे देश में हाल फिलहाल लागू है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब भारतीय संविधान में आरक्षण के ऊपर क्या लिखा है? कौन से क्लॉज हैं जो संविधान निर्माताओं को, मतलब जो लोकसभा में बैठे लोग हैं, उनको पावर देते हैं कि वो रिजर्वेशन ला सके? तो दोस्तों हमारे संविधान के दो आर्टिकल, एक है 15(4) और एक है 16(4), जो कि आरक्षण की धारणा को स्पष्ट करते हैं। कौन से दो आर्टिकल? 15(4) एंड 16(4), और ये हमारे संविधान के तीसरे चैप्टर से लिए गए हैं। हमारे संविधान का तीसरा चैप्टर जो है वो हमारे देश के लोगों को मूल अधिकार देता है, और ये जो 15 और 16 है ये मूल अधिकार हमारे संविधान में दिए हुए हैं। तो ये मूल अधिकार कौन से हैं हम आगे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक अनुच्छेद पे आते हैं जो हमेशा से वाद के घेरे में, मतलब इस पे वाद विवाद होते रहता है, वो है आर्टिकल 14। दोस्तों हमारे संविधान के भाग 3 में, जो आर्टिकल 14 है, उस आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष सब समान हैं। विधि के समक्ष क्या है? सभी लोग समान हैं, और विधि की विधिवत प्रक्रिया द्वारा सबको समान संरक्षण दिया गया है ना, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो विधि के समक्ष सब अगर समान है तो फिर भी तो हमारे देश में लोगों को कानून से न्याय नहीं मिल पाता है। जिनके पास पैसा है वो न्याय खरीद लेते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। हमारे देश में लोग कोर्ट जाने से डरते हैं, लाखों केसेस पेंडिंग है। तो हम कैसे देश का निर्माण कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। तो 14 आर्टिकल क्या बोलता है? विधि के समक्ष सब समान है। अनुच्छेद बोलता है कि विभेद का उन्मूलन, विभेद मतलब भेदभाव का उन्मूलन, मतलब ये कि जो राज्य है, जो स्टेट है, जो सरकार है, वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करेंगी। हमारी सरकार, हमारा स्टेट, हमारा देश धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगी। ओके, तो अनुच्छेद 16 क्या बोलता है? अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता दी हुई है नौकरियों में, राइट। अवसर की समानता, कहां समानता? सरकारी पदों में
सरकारी पदों में सारे लोगों को अवसर की क्या रहेंगी, समानता रहेंगी। लेकिन आप कहेंगे सर ओबीसी को तो 5 से ज्यादा अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट दिए हुए यूपीएससी में, और ओपन वालों को तो 5 ही अटेम्प्ट दिए हुए हैं, शेड्यूल कास्ट को तो उससे ज्यादा अटेम्प्ट दिए हुए हैं, तो क्या यह अवसर की समानता हो गई? नहीं हुई दोस्तों। हम उसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ऐसा है ना। तो अवसर की समानता में क्या होगा कि हमारा राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इन सारे मुद्दों पर हमारा जो स्टेट है वो भेदभाव नहीं कर सकता नौकरियों में अवसर देने के समय पर। ओके, ठीक है, फिर नहीं कर सकता बोले तो फिर अब जब इतने सारी चीजें दी हुई है समानता वाली, तो फिर ये रिजर्वेशन क्यों, आखिर फिर आरक्षण क्यों दिया हुआ है? तो फेलिक्स फ्रैंकफर्टर का एक वाक्य यहां पर मैं कोट करूंगा। फेलिक्स फ्रैंकफर्टर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, उनका एक कोड है कि असमानों के साथ समान व्यवहार से बड़ी असमानता नहीं है। नहीं समझे? जो लोग असमान हैं उनके साथ अगर समान व्यवहार करेंगे तो उससे बड़ी असमानता नहीं है। इसको समझते हैं दोस्तों। अब समझो हमने एक कंपटीशन लगाया हुआ है और उस कंपटीशन में हमारे 2 धावक हैं। अब समझो यहां पर एक धावक यहां पर है और एक धावक यहां पर है और हमने उनकी रनिंग लगा दी है। तो अब आप बोलेंगे कि यहां पर पहुंचना ये गंतव्य पॉइंट है। अब जो गंतव्य पॉइंट पे पहले पहुंचेगा वो जीत गया। तो ये जो व्यक्ति ऑलरेडी आगे है ये तो पहले पहुंचेगा ना। और हम बोलेंगे नहीं, हम तो दोनों के लिए समान नियम लगा रहे हैं। तो ये किस प्रकार की समानता हो गई है ना। तो हमारे देश में ऑलरेडी जातीयता, कास्टिज्म के कारण क्या था कि बहुत सारा समाज पिछड़ा था और वो ऑलरेडी उच्च समाज से, प्रगत समाज से पीछे था। और अगर हम उनको इक्वल लाइन पे खड़े कर कर दौड़ाने की कोशिश भी करेंगे तो भी वो क्या है, पीछे हैं। इसीलिए हमें रिजर्वेशन देना पड़ा दोस्तों, इसीलिए हमें रिजर्वेशन देना पड़ा। इस बात को आप यहां पर समझिए, राइट। तो आगे में क्या देखते हैं हम कि 77वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1995 में हुआ, उसमें क्या किया गया? तो आर्टिकल 16 जो अवसर की समानता देता है, उसमें एक नया खंड जोड़ा गया जिसको हम कहते हैं 4A। अब इस 4A में क्या किया गया? तो इस 4A में प्रमोशन में आरक्षण दिया गया। मतलब 2 लोग नौकरी कर रहे हैं, एसटी और एससी और बाकी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, तो वहां पर जो पदोन्नति दी जाएंगी उसमें भी रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया। ये अमेंडमेंट कब किया गया? ये 77वां संविधान संशोधन है जो 1995 में किया गया, राइट। अब उसके बाद एक और संविधान संशोधन किया गया, 85वां संविधान संशोधन जो 2001 में किया गया। अब 2001 में जो संविधान संशोधन किया गया उसमें 4A जो हमने डाला था, 77वें संविधान संशोधन थे, उसमें भी संशोधन कर दिया गया और ये लिखा गया कि अनुषंगी वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा। अब आपको अनुषंगी वरिष्ठता में कंफ्यूजन हो गया होगा कि क्या है अनुषंगी वरिष्ठता। अब इसको हम समझते हैं दोस्तों। ये थोड़ी सी क्लिष्ट है लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर इसको समझेंगे। देखिए अब समझो एक ए है और एक बी है, राइट। ए व्यक्ति जो है जो 10 साल से जॉब कर रहा है और एक बी व्यक्ति है जो 8 साल से जॉब कर रहा है। ओके, अब जो ए व्यक्ति है ये जनरल कैटेगरी का है और जो बी व्यक्ति है, ये जो बी व्यक्ति है ये समझिए एससी या एसटी कैटेगरी का है। अब यहां पर देखिए, अब इस जो ए व्यक्ति, इसको 12 साल हो गए हैं, इसको नौकरी करते हुए 10 साल हो गए हैं। तो यहां पर अनुषंगी वरिष्ठता के हिसाब से इस बी व्यक्ति को प्रमोशन दिया जाएगा और इस ए व्यक्ति से सीनियर बना दिया जाएगा। इस ए व्यक्ति से क्या बना दिया जाएगा? सीनियर बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार का प्रावधान किया गया है और इस पे बहुत सारे वाद विवाद भी हुए कि ऑलरेडी जब उस व्यक्ति को आप नौकरी दे चुके हैं तो फिर पदोन्नति में आरक्षण देने का क्या मुद्दा बनता है ना। लेकिन इस प्रकार से आरक्षण दिया हुआ है और इसीलिए रिजर्वेशन में जो एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनको पदोन्नति मिलती है। इसका कारण यह भी है कि ऊपर के लेवल पे जो अधिकारी है उसमें उनका प्रमाण कम है कंपेरेटिवली दूसरे कम्युनिटी की अपेक्षा। एसटी एससीओ का जो ऊपर के अधिकारियों में है वो प्रमाण कम है, इसलिए उन्हें कम्युनेबल मतलब अनुषंगी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाती है। और ये संशोधन कब हुआ था? 85वां संशोधन 2001 में लागू हुआ था, ठीक है। और संविधान में हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं जो आरक्षण की बात करते हैं? तो असेंबली में आरक्षण की है ना, उसमें आरक्षण की बात करने वाले आर्टिकल हैं 330, 332 है ना, 243 एंड 332
5। यहाँ पर पीपीटी बनाते समय थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। ओके, तो इस प्रकार के कुछ हैं प्रावधान जो यहाँ पर 230T है ये। तो इस प्रकार के प्रावधान है जहां पर हमारे संविधान में आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, इतना आपको समझ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों देखो, ओबीसी आरक्षण नाम का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। 1978 में मोरारजी देसाई सत्ता में आए, है ना, जनता सरकार बनी, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में बहुत बड़ा जन प्रक्षोभ हुआ है ना, 1975 में इमरजेंसी लगी हुई थी उसके बाद। तो इन्होंने सत्ता में आते ही एक कमीशन बनाया जिस आयोग का नाम था मंडल आयोग। ये मंडल आयोग क्यों नाम था? क्योंकि बीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग बना हुआ था। तो मंडल जी के कमंडल से बाहर निकला ओबीसी आरक्षण। तो मंडल जी के कमंडल से क्या निकला? मंडल आयोग से। तो मंडल आयोग ने, जो मंडल आयोग बनाया गया था, वो बनाया गया था कि भारत देश के पिछड़ा वर्ग को उनकी गिनती करना, उनका डाटा कलेक्शन करना, उनकी स्थिति को पहचानना कि कितने वर्ग के लोग पिछड़े हुए हैं, कौन कौन सी जातियां उसमें आएंगी, और अदर बैकवर्ड क्लासेस नाम का एक पूरा वर्ग बना देना। तो जब मंडल के कमंडल से जो बातें बाहर आई, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ओबीसी जो है भारत देश में अदर बैकवर्ड क्लासेस की संख्या है 52%। टोटल पॉपुलेशन के 52% ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। और ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं 52%, इनको 27% आरक्षण देना चाहिए। ये कहा गया 27% आरक्षण देना चाहिए। 1978 के बाद जब इन्होंने आयोग ने अपना जो लेखा जोखा था, जो प्रस्तुत किया, उसको लागू नहीं किया गया। इसे लागू किया गया 1991 में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा 1991 में लागू किया गया है। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है इंदिरा साहनी मामला, जो अभी तक के रिजर्वेशन के सारे कोर्ट फैसलों में सबसे इंपॉर्टेंट फैसला है दोस्तों। भारत देश के कुछ इंपॉर्टेंट केस जैसे केशवानंद भारती है, मिनरल मिल्स मामला है ना, उसके बाद आपका गोकलनाथ वाला मामला है, पंजाब राज्य वाला। उसी प्रकार से इंदिरा साहनी वाला मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिजर्वेशन के दृष्टिकोण से समझने लायक है। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का जो मामला है 1992 का, इन्होंने क्या कहा कि ये जो आपने 27% का जो आरक्षण दिया है, इसको चुनौती दी गई कोर्ट में 1992 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपने आरक्षण दिया है ना, अब इसमें क्या करो, आप नॉन क्रीमी लागू कर दो। नॉन क्रीमी लेयर लागू कर दो। मतलब क्या? नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है और सी व्यक्ति है। अब ये जो सी व्यक्ति है, ये ए और बी से आर्थिक रूप से मजबूत है। आर्थिक रूप से क्या है? सी व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है और बी की अपेक्षा, और इसकी इनकम भी ज्यादा है। तो इसको डाल दो आप क्रीमी लेयर में। मतलब ये क्रीमी लेयर में आता है। इस प्रकार दूध पर क्रीम होती है, वैसी प्रकार हमारे आर्थिक रूप से भी मजबूत लोग होते हैं ना ऊपर वाले, उनको क्रीमी लेयर में डाल दो। तो ओबीसी को जो दिया आरक्षण है वो ए और बी को मिल जाएगा, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से कमजोर है और पीछे है, तो इनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो इसकी सीमा क्या है? 8 लाख से, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम है, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप क्रीमी लेयर में नहीं आते, और आपके पेरेंट्स की इनकम अगर 8 लाख से ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं। यहां पर पेरेंट्स की बात हो रही है। और ईडब्ल्यूएस में काय की बात होती है? ईडब्ल्यूएस में आपके इनकम की बात होती है। ओके, तो इंदिरा साहनी केस में आपको यहां पर समझ में आ चुका है कि नॉन क्रीमी लेयर की जो बात रखी गई वो कब रखी गई? इंदिरा साहनी केस में 27% आरक्षण को चुनौती दी गई, तो उन्होंने कहा कि नॉन क्रीमी लेयर बना दो, 8 लाख से कम इनकम, इसको बढ़ाया गया धीरे धीरे ना, पहले ये कम था। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, किसी के पिताजी 8 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो गरीब है, उसको रिजर्वेशन की जरूरत है नहीं है, लेकिन ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और एक मुद्दा यहां पर दिया इंदिरा साहनी केस में, कौन सा? 50% की सीमा। ये जो 50% की हम सीमा कहते हैं, ये जो बाउंड्री लाइन दी गई है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, वो कब बताया गया? इंदिरा साहनी केस में बताया गया है। ओके, अब आता है एसटी एसटी का उपवर्गीकरण, राइट? एससी एसटी का उपवर्गीकरण, ये मुद्दा भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पीपीटी बनाते समय सर ने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। एससी एसटी का उपवर्गीकरण, तो यहां पे अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को कुछ पावर्स देता है दोस्तों। यहां पर राष्ट्रपति को कुछ पावर्स देता है 341। क्या पावर्स देता है? कि अगर कोई कैटेगरी को हमें एसटी और एसटी में अगर इंक्लूड करना है, कोई पिछड़ा वर्ग है उसको अगर हमको एससी एसटी में इंक्लूड करना है, तो राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है ये कम्युनिटी पिछड़ी हुई है, इसे एससी या एसटी में इंक्लूड करना चाहिए, तो राष्ट्रपति जी को अधिकार है 341 आर्टिकल के मुताबिक कि वो कर सकते हैं। ओके,
अब उपवर्गीकरण क्यों, ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया हुआ है उसमें कई लोग ऐसे हैं जो बहुत दिनों से आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल एसटी कैटेगरी से एक बंदा आईएएस ऑफिसर बनता है, अब इस आईएएस ऑफिसर की बेटा भी आईएएस ऑफिसर बनता है, इसका बेटा भी आईएएस ऑफिसर बनता है और फिर भी ये रिजर्वेशन ले रहा है। तो कोर्ट का कहना है कि जब उस व्यक्ति को ऑलरेडी इतना फायदा मिल चुका है तो उसके कैटेगरी के दूसरे लोगों को उसका फायदा मिलना चाहिए ना। तो कोर्ट का कहना था कि इन लोगों में भी क्रीमी लेयर लगाई जाए, एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लगाई जाए कि जो लोग ऑलरेडी आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, एजुकेशनल रूप से मजबूत हो चुके हैं, शैक्षणिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, उनको रिजर्वेशन क्यों, है ना, ये मुद्दा था और इसके ऊपर पूरा देश गर्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो कोई गलत है? आप सोच के बताइए, आप कमेंट करके बताइए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है कि उपवर्गीकरण होना चाहिए, क्योंकि उसी कैटेगरी में जो पिछड़े लोग हैं उनको उसका फायदा नहीं मिल रहा है। और इन लोगों ने जो आईएएस बने हुए लोग हैं उस कैटेगरी के, उन लोगों ने सोचना चाहिए कि हमारे समाज के, हमारे कम्युनिटी के निचले लोगों को अगर रिजर्वेशन देना है तो हमें कहीं तो भी रिजर्वेशन को छोड़ना पड़ेगा, राइट। कोर्ट ने इतना ही तो कहा है, एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू करने की कोशिश की जाए, ठीक है। अब इस जो विवाद है उपवर्गीकरण का, कि तो ये क्या कोर्ट की आज का विवाद है? नहीं, इस विवाद का इतिहास भी पुराना है दोस्तों। इस विवाद की शुरुआत कब हुई? 1975 में पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी नाम के दो दलित ग्रुप उपवर्गीकरण किए गए एससी कैटेगरी में, वाल्मीकि और मजहबी। और इन्होंने क्या किया, तो एससी रिजर्वेशन को दो भागों में बांट दिया, एक भाग बाकी एससी कैटेगरी के लोगों के लिए और ये एक भाग इन दोनों में बांट दिया गया। फिर बाकी के लोग कोर्ट पहुंच गए, है ना। 2004 में इस निर्णय को, पंजाब के निर्णय को चुनौती दी गई और ईवी चेन्नैया जो का मामला है, ईवी चेन्नैया, ये जो मामला है, इस मामले में कोर्ट ने कहा कि आप इस प्रकार का उपवर्गीकरण नहीं कर सकते, आप इस प्रकार का उपवर्गीकरण नहीं कर सकते। मतलब ये जो पंजाब सरकार ने उपवर्गीकरण किया था इसको कैंसिल कर दिया, राइट। किसने किया? कोर्ट ने। और अभी हालिया संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उपवर्गीकरण किया जाए। क्या किया जाए? उपवर्गीकरण किया जाए। एक खंडपीठ जो बैठी थी 7 जजों की, उसमें से 6 जज ने कहा कि उपवर्गीकरण होना चाहिए। मतलब क्या? ईवी चेन्नैया का जो उन्होंने रिजल्ट दिया था उसको इन्होंने पलट दिया, इसको इन्होंने पलट दिया, उपवर्गीकरण होना चाहिए। यहां क्या कहा गया था? ईवी चेन्नई मामले में कहा गया था कि एक जेनोसाइड कॉम है, उसको आप, जो कम्युनिटी है उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसमें आप उपवर्गीकरण नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा कि करना चाहिए। मतलब जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे हालात बदलेंगे और जैसे जैसे हालात बदलेंगे वैसे वैसे रिजर्वेशन की डिमांड लोग और मजबूती से करने लग जाएंगे और इससे देश का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा दोस्तों। इसको आपको समझना पड़ेगा। आप हालांकि कमेंट करके बोलेंगे आप रिजर्वेशन के खिलाफ है सर, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कहीं तो भी हमें रिजर्वेशन के ऊपर सोचने की जरूरत है ना। तो क्या हुआ, उन्होंने पलट दिया, उपवर्गीकरण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे समाज है तमिलनाडु और कर्नाटका में जो एससी कैटेगरी में होके भी उनका विकास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस कैटेगरी में भी अलग अलग वर्ग बन चुके हैं और जो ऊपर वाला वर्ग है, ये जो ऊपर वाला वर्ग है ये कंटिन्यू फायदा ले रहा है और ये ताकतवर बनते जा रहा है और नीचे के वर्गों को कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए उपवर्गीकरण होना चाहिए, ऐसा करने का प्रयास कोर्ट ने कहा सरकार को कीजिए और पूरे का पूरा देश गर्म हो गया, राजनीति शुरू हो गई, है ना। ओके, उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, अब तक के रिजर्वेशन पे निर्णय, है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ? पहला संविधान संशोधन 1951 सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था। पहली केस है 1951 की, मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दोरे राजन। मद्रास कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया? मद्रास कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया गया। शैक्षणिक संस्थाओं में जो पिछड़ा वर्ग है उनको रिजर्वेशन दिया गया। स्कूल में एडमिशन, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईआईटी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहां पर रिजर्वेशन दिया गया। तो श्रीमती जी पहुंच गए कोर्ट कि बोले ये तो हमारा जो आर्टिकल है 15 का ये तो उन्मूलन कर रहा है। 15 में तो कहा है वंश, जाति, लिंग, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, आप तो भेदभाव कर रहे हैं, राइट। और उन्होंने ये भी कहा कि जो रिजर्वेशन दिया गया है हमारे, इसमें तो सिर्फ 16/4 की बात हुई है, 15 की तो बात हुई नहीं है। तो ये जो केस आया तब एक अमेंडमेंट किया गया, पहला अमेंडमेंट, और हमारे संविधान में खंड 15(4) जोड़ा गया और जिसमें कहा गया कि जो लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं
जो लोग हाशिए पे ढकले हुए हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन लोगों को शैक्षणिक संस्था में रिजर्वेशन देने में कोई बुराई नहीं है। दैट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, 15(4) मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम धोरे राजन का मामला। ओके, तो देखिए अब ये तो हो गया, चलो ठीक है, 15(4) लागू कर दिया गया। उसके बाद इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, इसको हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा कि 50% का जो सीमा बना दिया गया वो बना दिया गया, और ओबीसी में क्रीमी लेयर की बात की इन्होंने कि ओबीसी लोगों को क्रीमी लेयर लगेगा, राइट। उसके बाद 2006 का जो मामला है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही केस था। उस समय ये पदोन्नति को लेकर, प्रमोशन को लेकर कोर्ट पहुंचे थे कि जिस प्रकार से आप एसटी एससी को प्रमोशन दे रहे हैं ये संविधान के खिलाफ है। इस मामले में अब कोर्ट ने कहा है कि जब भी आप रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, देखिए अभी जो मराठा आरक्षण उस पे आ रहा हूं मैं ना, जो भी अलग पटेल आरक्षण, गुर्जर आरक्षण, तो कोर्ट ने क्या कहा, एम नागराज बनाम भारत संघ के मामले में कोर्ट ने कहा 3 शर्तें रख दी। कोर्ट ने कितनी शर्तें रख दी हैं? 3 शर्तें रखी। अगर किसी भी कम्युनिटी को आपको रिजर्वेशन देना है तो 3 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। पहली शर्त रहेगी कि जिस भी समाज को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो आपको डाटा के आधार पर यह साबित करना पड़ेगा कि वो जो समाज है, जैसे मराठा लोग हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डाटा के आधार पे आपको साबित करना पड़ेगा कि मराठा लोग सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। सेकेंड पॉइंट, उनका सामाजिक रोजगार में बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, मतलब मराठा समाज के लोग बहुत कम नौकरियों पर हैं, ये डाटा के आधार पे आपको साबित करना पड़ेगा। तब आप उस कम्युनिटी को, मराठा ही नहीं कोई भी कम्युनिटी, पटेल, गुर्जर, जो भी आप मांग कर रहे हैं, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप पीछे हैं। राज्य सरकार को साबित करना पड़ेगा रिजर्वेशन देते समय, और प्रशासन में समग्र दक्षता को प्रभावित ना करें, इस प्रकार का रिजर्वेशन ना दे कि समग्र दक्षता कहीं तो भी हार्म होती है ना, मतलब ये कि इफिशियंसी जो है प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की जो इफिशियंसी है वो कम नहीं होना चाहिए आपका रिजर्वेशन देते समय। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इन 3 मुद्दों को अगर आप पूरा करते हैं तभी आप रिजर्वेशन को दें, और उसकी सीमा 60 से बढ़ सकती है उस समय पे, है ना। कोर्ट चाहे तो कैंसिल भी कर सकता है क्योंकि कोर्ट नहीं बनाया हुआ है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि ये 3 चीजें आप पूरी करें। अब भविष्य में अगर इस चीज को बदलना है तो एक बड़ी संविधान पीठ को बैठना होगा और सारे केसेस को एक जगह लेकर निर्णय देना होगा कि रिजर्वेशन का क्या। हमारा जो पहला सवाल है रिजर्वेशन का क्या, आप कमेंट करके बताइए रिजर्वेशन कितना जरूरी है। तमिलनाडु में जो 70% रिजर्वेशन दी गई है वहां की सरकार ने, तो उन्होंने डाटा के आधार पर यह साबित किया है कि वो समाज पिछड़ा है। और आपको भी अगर रिजर्वेशन चाहिए, जैसे महाराष्ट्र में मराठाओं को चाहिए, तो उन्हें डाटा के आधार पर साबित करना पड़ेगा कि उनका समाज रियल में पिछड़ा है और रोजगार में उनकी संख्या कम है। ओके, मेरा किसी भी आरक्षण को विरोध नहीं है, आरक्षण देना चाहिए, जो लोग पिछड़े हैं उनको देना ही चाहिए। मैं नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में जॉब पे था, वहां मैं देख चुका हूं कि एसटी कैटेगरी का हालात क्या है, वो कैसी सिचुएशन में जी रहे हैं, इसलिए उन लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।